तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम। समझ गए ना? कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो देखो बच्चों, कोलरॉस लॉ जो है, ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हों और चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हों, जब उनका पूर्ण वियोजन हो जाता है, ठीक है, तो उस पूर्ण वियोजित अवस्था में विद्युत अपघट्य की जो कुल चालकता है, चाहे वो मूलर चालकता हो या तुल्यांकी चालकता, और उसके घटक आयनों की चालकताओं का एक मात्रात्मक संबंध है। इसमें यह बोला गया है कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की सीमांत चालकता, मतलब लैम्डा इन्फिनिट एम, उसके समस्त आयनों की सीमांत चालकताओं, ठीक है, सीमांत चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब कोई भी विद्युत अपघट्य है, तो जब वो पूर्ण वियोजित हो जाता है, तो उस विद्युत अपघट्य के विलयन की जो कुल चालकता मिलेगी, मीन्स उस विद्युत अपघट्य की जो कुल चालकता मिलेगी, वो उसके धनायन की चालकता और उसके ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होगी। यही है कोलरॉस का नियम। समझ गए ना कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की सीमांत चालकता लैम्डा इनफिनिट एम उसके समस्त आयनों की सीमांत चालकताओं के योग के बराबर होगी। समस्त आयन का मतलब है उसके जितने धनायन हैं और जितने ऋणायन हैं, उन समस्त आयनों की चालकताओं का योग होगा। तो इस तरह से हम ये कहें कि मान लो एक विद्युत अपघट्य है बीए टाइप का, तो बीए की मोलर चालकता जो होगी उसके धनायन की चालकता और उसके ऋणायन की चालकताओं का योग के बराबर हो जाएगी। मतलब लैम्डा इन्फिनिट एम बी ए इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिट, ठीक है, बी प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिट ए माइनस। यहाँ पर जो लैम्डा इन्फिनिट, हम ये कहें कि जो बी प्लस है, ये कहलाएगी धनायन की अनंत तनुता पर मूलर आयनिक चालकता। और लैम्डा इन्फिनिट ए जो माइनस है, वो हो जाएगी क्या? ऋणायन की अनंत तनुता पर मूलर आयनिक चालकता। तो इस तरह से विलयन में जो विद्युत अपघट्य है, उससे जितने भी आयन्स बने, उन समस्त आयनों की मूलर चालकताओं का योग कर दो, तो वो निकलाएगी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मूलर चालकता। ठीक इसी तरह से मान लो लैम्डा एम बी एक्स ए वाई टाइप का कोई लवण है, तो अगर आप इसकी मूलर चालकता निकालोगे, तो कितने बी प्लस आयन बने, उन समस्त आयनों की चालकता ली जाए। ठीक इसी तरह से कितने ए माइनस आयन बने, उन समस्त आयनों की चालकताएं जोड़ दी जाए। मतलब यहाँ पर जो है, ये हो गया y, तो x लैम्डा इन्फिनिट बी वाई प्लस प्लस y लैम्डा इन्फिनिट ए एक्स माइनस। तो यहाँ पर जितने धनायन बने, उन समस्त धनायनों की जो मूलर आयनिक चालकता है वो ले ली जाए। जितने भी ऋणायन बने, उससे समस्त ऋणायनों की मूलर आयनिक चालकता ले ली जाए, और इनको जोड़ दोगे, तो इस तरह से लैम्डा इन्फिनिट एम बी एक्स ए वाई टाइप के सॉलिड का मूलर चालकता निकल आई। जैसे एक एग्जांपल से समझा, लैम्डा इन्फिनिट एच सी एल, तो लैम्डा इन्फिनिट एच प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिट सी एल माइनस हो जाएगा। H2SO4 में अगर हम मूलर चालकता की बात करें, तो दो H प्लस आयन बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 लैम्डा इन्फिनिट H प्लस लैम्डा इन्फिनिट SO4। Al2SO4 होल थ्राइस की बात करें, तो दो एल्यूमिनियम आयन बन रहे हैं और तीन सल्फेट आयन, तो दो एल्यूमिनियम आयनों की आयनिक चालकता ले ली जाए और दो तीन सल्फेट आयनों की मूलर आयनिक चालकता, उनका जोड़ दोगे वैल्यू न्यूमेरिकली, तो निकल आएगा
एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत तनुता पर चालकता। तो इस तरह से हम जो विद्युत अपघट्य है, जब ध्यान रखें, जब विद्युत अपघट्य पूर्ण आयनित होता है तब उससे समस्त आयन एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसे में एक आयन का दूसरे आयन से कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता। ऐसे में किसी एक आयन की एक ही प्रकार के आयन की चालकता, वो आयन चाहे किसी भी विद्युत अपघट्य में हो, बिल्कुल समान होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इन्फिनिट H प्लस एक स्थिरांक वैल्यू है, ध्यान है, तथा H प्लस दान करने वाले विद्युत अपघट्य पर निर्भर नहीं करती। बात समझ गए ना? मतलब हम ये कहें H प्लस चाहे HCl का हो, चाहे H प्लस H2O का हो, और चाहे H प्लस H2SO4 का हो, इन सब का लैम्डा इन्फिनिट जो है m, वो बिल्कुल समान होगा। मतलब है अनंत तनुता पर जब आयन स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्वतंत्र अभिगमन का नियम, कि एक H प्लस चाहे वो HCl में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे H2SO4, जब बिल्कुल H प्लस स्वतंत्र होगा तो उसकी चालकता हर एक विद्युत अपघट्य में, मीन्स HCl में, H2O में, H2SO4 में बिल्कुल समान आएगी। ऐसे सल्फेट आयन चाहे वो एल्यूमिनियम सल्फेट का हो, चाहे H2SO4 का हो, चाहे कैल्शियम सल्फेट का हो, एक सल्फेट आयन की अनंत तनुता पर चालकता बिल्कुल समान आएगी। इस तरह से यही कोलरॉस नियम है, और यही सबसे बड़ा अनुप्रयोग है कि अगर हमें किसी विद्युत अपघट्य के दोनों आयनों की चालकता अनंत तनुता पर प्राप्त हो, तो हम जोड़ दें तो दुर्बल हो चाहे प्रबल, हर एक विद्युत अपघट्य की चालकता निकाल सकते हैं। ये तो हुई मूलर चालकता की बात। अगर तुल्यांकी चालकता निकाल रहे हैं आप विद्युत अपघट्य की, तो उसके दोनों आयनों की तुल्यांकी चालकताओं को जोड़ दें। जैसे हम कहें H2SO4 की तुल्यांकी चालकता, तो हम H प्लस की तुल्यांकी चालकता और प्लस SO4 की तुल्यांकी चालकता, इसमें नंबर ऑफ आयनों से कोई लेना देना नहीं है। एल्यूमिनियम सल्फेट की निकालोगे तो एल्यूमिनियम आयन की तुल्यांकी चालकता और सल्फेट आयन की तुल्यांकी चालकता जोड़ दो। मैंने आपको बताया है मूलर चालकता को तुल्यांकी चालकता में कैसे बदलते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ये कहें कि लैम्डा इन्फिनिट H प्लस एक्स है, लैम्डा इन्फिनिट Cl माइनस वाई है, और लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस जेड है। तो अगर हम HCl लिखेंगे, HCl के लिए तो हम लिखेंगे H प्लस प्लस Cl प्लस, मीन्स एक्स प्लस वाई, है ना, H प्लस और Cl माइनस। NaCl की लिखेंगे तो Na प्लस की प्लस Cl माइनस की, तो हम लिखेंगे Z प्लस वाई। तो यहाँ पर Y आप देख रहे हैं, चाहे वो HCl में क्लोराइड हो, चाहे NaCl में क्लोराइड हो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, उसकी कंडक्टेंस, उसकी चालकता का मान स्थिरांक रहेगा, ये बदलता नहीं है। विद्युत अपघट्य के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर विद्युत अपघट्य पूर्ण वियोजित है तो ऐसे में आयन की चालकता बिल्कुल स्वतंत्र होगी और स्थिरांक रहेगा। यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गई। तो ये है कोलराउस का नियम। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। और पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों का लैम्डा इन्फिनिट m निकालना। तो देखो बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर चालकता कोलराउस नियम से निकाली जा सकती है, लेकिन प्रयोगों द्वारा, कोई चालकता मापन विधि द्वारा, एक सामान्य विधि द्वारा हम इन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की लैम्डा इन्फिनिट m नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनका पूर्ण वियोजन किसी भी परिस्थिति में नहीं होता। तो कुल मिला के जितने H प्लस या जितने भी धनायन, जितने भी ऋणायन विद्युत अपघट्य से मिल रहे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य से, वो ऐसे नहीं मिल सकते। तो इसके लिए कोलरॉस नियम बहुत ही उपयोगी है। इसने ये कहा है कि अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य के दोनों आयन, जैसे Ba एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसके दोनों आयन की चालकताओं को हम प्रबल विद्युत अपघट्य से ले लें। क्यों? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में वो आयन हो, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य में वो आयन हो, अनंत तनुता पर तो उसकी चालकता बराबर होगी ना। तो हम ये कहें लैम्डा इन्फिनिट Ba है, तो ये हैं जो यहाँ पर लिए गए हैं, ये तीनों, ये क्या लिए गए हैं बच्चों? प्रबल विद्युत अपघट्य। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की जो चालकताएं हैं
वो चालकता मापन विधि से निकाल सकते हैं, डीएचओ इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से प्रबल विद्युत अपघट्य हम 3 ऐसे लेंगे जिससे हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य के दोनों आयनों की आयनिक चालकताएं प्राप्त हो जाए। तो सपोज हमने एक विद्युत अपघट्य लिया BC, ताकि हमें उसमें से B+ की कंडक्टेंस मिल जाए। एक विद्युत अपघट्य लिया DA, जिससे हमें A की चालकता मिल जाएगी। और इनमें से हम किसको माइनस कर दें, यहाँ से हमें D हटाना है और यहाँ से C। तो इस तरह से हम यहाँ DC हटा दें, तो अब जो बचेगा वो BA के दोनों आयनों की चालकताओं का योग बचेगा। और हम आयनिक सिद्धांत से लिखते, तो ये B+ प्लस लैम्डा इन्फिनिट C माइनस प्लस लैम्डा T+ प्लस A माइनस। ये तो हो गए इसके चारों आयन की चालकताएं जोड़ दी आपने। उसमें से D और C की हटा दो, क्यों? क्योंकि DA में D की चालकता हो चाहे BC में D की चालकता हो, अनंत तनुता पर एक ही आयन की चालकताएं बराबर होगी। तो इस तरह से D और C को हटा दिया, तो लैम्डा इन्फिनिट BA मिल गया लैम्डा इन्फिनिट B+ प्लस लैम्डा इन्फिनिट A माइनस। तो इस तरह से आपने देखा कि जिसकी चालकता मतलब जिस दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे प्रयोग द्वारा, उसको हम कोलरॉस नियम से निकाल सकते। एक एग्जांपल से समझें कि हमें एसिटिक एसिड की निकालनी, तो हम सोडियम एसीटेट ले लें। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में जो एसीटेट आयन है और जो सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन है वो तो सेम है, तो अनंत तनुता पर चालकताएं बराबर रहेंगी। तो हम सोडियम एसीटेट प्रबल विद्युत अपघट्य है, HCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इन दोनों की ऐड करके और उसमें से किसकी माइनस कर दें, NaCl। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगी किसकी, एसिटिक एसिड की। तो आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपको 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकताएं दी जाएंगी। आपको दो समीकरणों को ऐसे मतलब दो विद्युत अपघट्यों को ऐसे जोड़ना है कि उससे दोनों आयन दुर्बल विद्युत अपघट्य के दोनों आयन की चालकताएं निकल आए, और उसमें से उसको हटा दो जो कॉमन आयन बच रहा है। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट और HCl की ऐड करके अगर आप NaCl हटा दोगे तो यहाँ से Na की हट गई, यहाँ से Cl की, तो एसीटेट आयन की बचेगी और H+ की, जो कि एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर चालकता के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की मान लो निकालना है, और आपको दिए गए हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। तो आप बेरियम क्लोराइड की लें, तो यहाँ से दो बेरियम मतलब Barium2+ की मिल जाएगी BaCl2 से। 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो वहां से 2 OH की मिल जाएगी। अब आपको यहाँ से हटाना है एक कौन सा, 2 अमोनियम आयन हटाने हैं और 2 क्लोराइड आयन की हटानी है। तो माइनस कर दो आप 2 डेल्टा Cl लैम्डा इन्फिनिट अमोनियम क्लोराइड। तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड की अगर आप माइनस कर दोगे इन दोनों के BaCl2 और 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जोड़ के, तो यहाँ से 2 क्लोराइड की हट जाएगी, यहाँ से 2 अमोनियम आयन की हट जाएगी, और इस तरह से आपको मिल जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का लैम्डा इन्फिनिट। ऐसे ही मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी है, और यही सब विद्युत अपघट्य लिखे हैं, तो आप पहले अमोनियम क्लोराइड की ले लें, तो यहाँ से अमोनियम आयन मिल गया। हाफ मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो 1 OH की यहाँ से मिल गई, और हाफ मोल BaCl2 की माइनस कर दो तो आधा Ba की और आधे Cl की माइनस मतलब 1 Cl माइनस आयन की यहाँ से मिल गई। तो इस तरह से आपने देखा कि अमोनियम क्लोराइड और आधा मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दो और उसमें से आधा मोल बेरियम क्लोराइड माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड चालकता। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से कोलरॉस नियम में आपको जो भी विद्युत अपघट्य दिया गया है दुर्बल, उसके दोनों आयनों की चालकताएं जिनसे हमें मिल सकती हैं उन विद्युत अपघट्यों को जोड़ दो, और बाकी जो दो आयन बचेंगे कॉमन आयन, उसमें से रिलेटेड उस विद्युत अपघट्य की चालकता को माइनस कर दो। बस यही कोलरॉस नियम से अनुप्रयोग है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पे चालकता दे दी, सोडियम एसीटेट की दे दी और HCl की, और आपको दिया है कि आप एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करें। तो लैम्डा इन्फिनिट एसिटिक एसिड में आप सोडियम एसीटेट और HCl की ऐड कर लो और उसमें से NaCl की माइनस कर, तो 91.0 4 to 6.0 और उसमें से 126 कर दी, तो एसिटिक एसिड के आगे 391.0 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमें एसिटिक एसिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी।
इसके बाद आते हैं, जैसे मान लो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की दे रखी है, बेरियम क्लोराइड की दे रखी है, अमोनियम क्लोराइड की दे रखी है, वही जो अभी आपने बिल्कुल ऊपर फॉर्मूला देखा, ये वाला NH4OH, तो आप NH4, ठीक है, ये Cl की ऐड कर लो, प्लस आधा मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड की ले लो और आधा मोल BaCl को माइनस कर दो, तो ये आ गई 251.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल एनर्जी। बात क्लियर अच्छी तरह से। तो ये है कोलरॉस नियम से हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकताएं निकाल सकते हैं, जिनको प्रायोगिक रूप से नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता प्रायोगिक रूप से? क्योंकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं वो किसी भी सांद्रता पर वियोजित नहीं होते। तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के दोनों आयनों की चालकताओं को प्रबल विद्युत अपघट्य से ले लें और बस उनकी सम से निकाल सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर चालकता। अब दूसरा अनुप्रयोग आते हैं और ये है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की कोटि का निर्धारण। तो देखो बच्चों, वियोजन की कोटि का मतलब तो आप जानते हैं, वियोजित मात्रा बटा ली गई मात्रा। तो यहां बता दूंगे कि वियोजित मात्रा जो होती है, ठीक है, वियोजित मात्रा वो समानुपाती होगी लैम्डा एम, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल विद्युत अपघट्य को आपने घोल दिया, उसके वियोजन से जितने आयन बने उन समस्त आयनों की चालकता को हम बोलते हैं लैम्डा इनफिनिट एम। और कुल मोल जो लिए गए, मतलब पूर्ण वियोजन जिसको हम बोलते हैं, पूर्ण वियोजन में मात्रा, तो वो समानुपाती हो जाएगी लैम्डा इनफिनिट एम। जब उसका पूर्ण वियोजन हो जाएगा, जितने मोल आपने लिए थे जब वो पूर्ण वियोजित हो जाएंगे, तो जितनी चालकता मिलनी थी वो मैक्सिमम मिल जाएगी और वो होगी लैम्डा इनफिनिट एम। अगर हम मोल की फॉर्म में ले रहे हैं तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, वियोजित मोल की जगह पर लैम्डा एम और पूर्ण वियोजित मोल की होगी लैम्डा इनफिनिट एम। इनका रेशियो कि कितने वियोजित हो चुके और कितने वियोजित होने चाहिए, तो कुल कितने वियोजित होने चाहिए ये ले लें और कुल वियोजित हो गए, इनका रेशियो आप निकाल रहे हैं, तो ये आ गया अल्फा। अल्फा है वियोजन की कोटि। और आपको क्वेश्चन में लैम्डा इनफिनिट एम, लैम्डा इनफिनिट लैम्डा एम या लैम्डा इनफिनिट एम दे रखा है, तो आप दोनों की मूलर चालकताओं का अनुपात ले लें। अगर तुल्यांकी चालकताएं दे रखी हैं तो किसी भी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का अनुपात ले लें और फिर निकाल लें अल्फा। जब आपको अल्फा पता है तो फिर आप निकाल सकते हैं वियोजन स्थिरांक। मतलब यहाँ जो के है ये क्या है बच्चों, वियोजन स्थिरांक, समझ गए ना। तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब आता है लैम्डा एम कैसे निकालें, यहाँ है। अब यहाँ पर के वो नहीं है, ध्यान रखें, यहाँ पर जो के है ये वाला, ये है विशिष्ट चालकता, जो भी विद्युत अपघट्य दिया गया है उसकी विशिष्ट चालकता। और जो एम है यहाँ पर ये सी को ही शो कर रहा है, तो यहाँ एम जो है मूलरता है, या कहते हैं सी विलयन की मूलरता है। मतलब यहाँ पर मैंने एम लिखा है, बल्कि यहाँ पर हम ये सी लिख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सी जो है वो है विलयन की मूलरता। तो इससे तो निकालना है लैम्डा एम, लैम्डा इनफिनिट एम तो कोलरॉस नियम से निकाल लो। जब ये दोनों निकला है तो के निकाल लो, तो अल्फा निकलेगा, अल्फा से सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आगे NH4Cl, NaOH और NaCl, इनकी लैम्डा इनफिनिट वैल्यूज दे रखी हैं। तो n अपॉन 100 NH4OH विलयन के लिए लैम्डा इक्यू 10 है, तो NH4OH की वियोजन कोटि क्या है। तो पहले आप अमोनियम, वही कोलरॉस नियम लगाओ, अमोनियम क्लोराइड और NaOH की जोड़ के NaCl की माइनस कर दो, तो लैम्डा इनफिनिट NH4OH आ गया, जो आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ठीक है, लैम्डा इक्यू आपको डायरेक्ट दे रखा है 10, तो लैम्डा इक्यू अपॉन लैम्डा इनफिनिट इक्यू इक्वल टू ये आ गया तो 0.005, ये आ जाएगा के सी। ठीक है, तो अल्फा आ गया। अब के निकालना है तो सी अल्फा स्क्वायर कर दो, तो सी की वैल्यू तो हो गई कितनी है 1/100, मतलब 10 की पावर -2, और ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर -7। तो ये क्या है इसका वियोजन स्थिरांक। बात क्लियर है।
तो ये इसी तरह से और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एसिटिक एसिड की चालकता दे रखी है, ठीक है। मान लो ये दे दिया जाए एक क्वेश्चन इस तरह से हमें कि ये लिखा है लैम्डा एम एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, और ये है 40। लैम्डा इनफिनिट एसिटिक एसिड ये दे दी 391 पॉइंट, ठीक है, या 391.0 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो अल्फा और के निकाल। तो अल्फा तो हम लिखेंगे क्या 40/391। देखो ये कितना आ जाएगा, 40 में जब आप 391 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 40/391। तो ये आ गया, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 391.102, ठीक है, ये आ गया 0.102। फिर हम लिखेंगे के, तो यहाँ दे रखा है मान लो 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आप यहाँ रखोगे सी अल्फा स्क्वायर, तो सी तो हो जाएगा 10⁻⁻², इंटू हम इसे लिख सकते हैं 1.02, ठीक है, और मैंने इसकी पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, यहाँ कर दिया 1.02 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻4 इंटू, और ये हो जाएगा 1.02 इंटू 1.02, ये आ गया 1.04। इस तरह से जहां तक बात समझ में आ गई, इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डायरेक्ट आपको लैम्डा इनफिनिट एम, लैम्डा एम दे रखे हो, या फिर पोलर नियम से पहले निकालो आप लैम्डा एम इनफिनिट एम, और फिर अल्फा और अल्फा से यूजन इस तरह। अब देखो बच्चों, अब आते हैं अल्प विलेय लवण की विलेयता। एक लास्ट एप्लीकेशन और बता दो, अल्प विलेय लवण की विलेयता का निर्धारण। कुछ अल्प विलेय लवण होते हैं जैसे PbSO4, है ना, BaSO4, AgCl, AgI, ऐसे लवण हैं जिन्हें एक बार घोल दिया जाए तो जितने वियोजित होने थे हो गए। मतलब ये एक बार में जितने टूटने थे वियोजित होने से हो गए, आप इसे कितना भी तंग करो फिर ये वियोजित नहीं होते। तो इनका जो ये है कि C सांद्रता अगर है तो C सांद्रता पर संतृप्त विलयन बन जाता है, ठीक है। ये माना जाएगा कि ये एक बार में जितने घुलने थे घुल गए, जितने वियोजित होने थे हो गए। तो C सांद्रता पर प्राप्त विलयन ही इनका क्या होगा, संतृप्त विलयन। तो इसका मतलब है कि इनकी जो मोलरता है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी के बराबर, ठीक है। तो जब ध्यान रखें कि जब इनकी मोलरता और विलेयता बराबर है तो लैम्डा एम ही क्या बन जाएगा, लैम्डा इनफिनिट एम। मतलब एक बार में संतृप्त विलयन बन गया, जितने आयन बनने थे बन गए, तो मोलरता ही विलेयता बन गई। तो ऐसे में जो लैम्डा एम आ रहा है वही लैम्डा इनफिनिट एम के बराबर हो जाएगा। समझिए बात को मेरी, कि जब विलेयता और मोलरता बराबर हो जाए तो लैम्डा इनफिनिट और लैम्डा एम बराबर हो जाए। तो हमारे पास जो एक संबंध होता है लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 10⁻³ अपॉन क्या एस, तो यहाँ पर हम रखेंगे लैम्डा इनफिनिट एम, तो यहाँ k इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर चूंकि s की जगह मोलारिटी मैंने रखी है पहले m, तो अब मैंने यहाँ रख दिया s। तो यही संबंध ये बन गया। समझ गए ना कि जो अल्प विलेय लवण होते हैं वो हर सांद्रता पर पूर्ण वियोजित माने जाते हैं। ऐसे में जितनी एक संतृप्त विलयन मान लिया जाएगा, C सांद्रता पर ही संतृप्त विलयन बनेगा, तो मोलारिटी ही क्या बन जाएगी बच्चों, विलेयता हो जाएगी। तो लैम्डा एम लैम्डा इनफिनिट एम की इक्वल मान लिया जाएगा, और इस तरह से ये हमें विलेयता निकालने का संबंध आ जाएगा k इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा इनफिनिट एम। ध्यान रखें यहाँ जो k है वो लवण की विशिष्ट चालकता है। क्या है बच्चों यहाँ पर k,
लवण की विशिष्ट चालकता तो ये होती है सॉल्यूशन की कुल चालकता में से वाटर की माइनस कर, क्योंकि जब लवण में घुला है पानी में तो कुछ चालकता तो जल के आयनों की भी होगी। तो कुल विलयन की चालकता में से लवण की पानी की ये जो विलायक है उसको हटा दें तो सॉल्ट की आ जाएगी, वो यहाँ रखें। कई बार क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता सॉल्यूशन और वाटर की, तो डायरेक्ट जो दे रखी है वो, क्योंकि वाटर की लगभग निग्लेजिबल सी, जैसे के है BaSO4 का 8 इंटू टेंस की पावर -5 s सेंटीमीटर इनवर्स, लैम्डा इनफिनिट EQ है 400, लैम्डा इनफिनिट m BaSO4 हो जाएगा 800। तो पहले हमें ध्यान रखें यहाँ पर मूलरता लेनी है और मूलर चालकता लेनी है। तो s इक्वल टू k इंटू टेंस की पावर 3 अपॉन लैम्डा इनफिनिट m की वैल्यू लग गई, तो s आ गया टेंस की पावर -4। और हम जानते हैं कि BaSO4 AB टाइप का सॉल्ट है, तो KSP और S का रिलेशन आएगा KSP इक्वल टू S स्क्वायर, तो KSP आ गया टेंस की पावर -8 मीटर स्क्वायर। बात यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरह से। अब एक देखो न्यूमेरिकल कर रखा है मैंने कि 0.01 एसिटिक एसिड का प्रतिरोध है 2220 ओम, सैल स्थिरांक कितना है H प्लस ये है और लैम्डा इनफिनिट एसीटेट आयन ये है, तो Ke क्या होगा। तो पहले लैम्डा इनफिनिट m निकाल लिया आपने, एसीटेट आयन और H प्लस की अनंत तन्यता पर चालकता जोड़ दी, ये आ गया 390। फिर आपने K निकाल ली विशिष्ट चालकता, तो सैल स्थिरांक जो होता है अपॉन में रेजिस्टेंस, तो ये आ गया 1.648 इंटू टेंस की पावर -4 s सेंटीमीटर इनवर्स। फिर निकाली लैम्डा m k इंटू टेंस की पावर 3 अपॉन m, तो k आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, टेंस की पावर 3 मोलारिटी आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो ये आ गया 16.48 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अल्फा निकला आया, लैम्डा इनफिनिट आपने पहले निकाल ली थी, लैम्डा m निकल आया, तो ये आ गया अल्फा, तो ये आ गया k। इस तरह से ये है कोलरॉस नियम और उसके जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आपकी नीट से रिलेटेड है या एक 12th के एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, और वो स्टार्ट होगा क्या, विद्युत अपघटनीय सेल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनीय सेल क्या है, फैराडे का नियम क्या है, विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कैसे डिसाइड करें कि कैथोड में कौन आएगा एनोड में, हम इस सबको अच्छी तरह से डिस्कस करें। तो ये था हमारा एक चैप्टर जो कि विद्युत रसायन का पहला चैप्टर था चालकता से रिलेटेड, वो मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया आज। इसके बाद हम बताएंगे चालकता सेल के बारे में, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चालकता के वो विद्युत अपघटन को स्पष्ट